हेलो, वेलकम बैक। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट पार्ट जो है, एक पार्ट है मैटर से रिलेटेड, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ हीट से रिलेटेड। तो यहाँ से तुम इसको पार्ट टू भी कह सकते हो कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट से जुड़ा हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तीनों ही अलग अलग टॉपिक है, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, राइट। सो ये तीनों जो भी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों के तीनों तरीके हैं, या वो मीडियम है, या वो मोड है जिसके थ्रू हीट एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। सो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचती है, तो उसके तीन तरीके हैं। या तो कंडक्शन के थ्रू जा सकती है, या तो कन्वेक्शन के थ्रू जा सकती है, या तो रेडिएशन के थ्रू जा सकती है। तो कब होता है कंडक्शन, कब होता है कन्वेक्शन, कब होता है रेडिएशन, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहला वाला पॉइंट जो याद रखना है वो है कंडक्शन। इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय फिजिकल कांटेक्ट। मतलब किसी चीज को टच करने से तुमको गर्म लग रहा है, मतलब हीट वहां से तुम्हारे हाथ तक आई थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। फिर दूसरा पॉइंट इसमें मैं लिखूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट vigorously and hence transfer the energy to the फॉरवर्ड मॉलिक्यूल्स। जो आगे वाले हैं मॉलिक्यूल्स, उनको एनर्जी भेजेंगे। एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। सो पहले का वाइब्रेशन दूसरे के अंदर गया, दूसरा वाइब्रेट करेगा, सो उसका विगरस वाइब्रेशन तीसरे में गया। सो दैट इज हाउ द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। फिर इसमें कंडक्शन मोस्टली सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स में हीट एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है। लेट्स से ये मेटल का रॉड है, इसको एक साइड में बर्नर पे रख दूं, तो क्या मेरे हाथ पे मुझे हीट फील होगी? हाँ, थोड़ी देर के बाद में मुझे हाथ पे हीट फील होगी। सो सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है दैट इज बाय कंडक्शन। फिर कन्वेक्शन के बारे में बात करें तो कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट विथआउट फिजिकल कांटेक्ट। कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे कि समझ लो कि सामने कैंप फायर है, तो कैंप फायर से तुम दूर ही बैठे हुए हो, राइट। तुम कोई गर्म लकड़े को छूकर नहीं बैठे हुए हो, ना तो आग में हाथ रखकर बैठे हुए हो, फिर भी तुमको हीट फील होती है उस कैंप फायर की। क्यों फील होती है? कन्वेक्शन के थ्रू। तो कन्वेक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है? एक तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, दूसरा मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड मूव टू द न्यू प्लेस। या और बेहतर भी स्टेटमेंट बना सकते हो कन्वेक्शन के लिए कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बाय मॉलिक्यूल्स themselves carrying the energy from one place to the other place। और कन्वेक्शन मोस्टली गैसेस में होता है। गैसेस में जैसे कि मुझे जो हीट लग रही है कैंप फायर की वजह से, तो वो हवा की वजह से ही लग रही है, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल्स हीट लेके मेरे पास आ रहे हैं। तो कन्वेक्शन मोस्टली गैसेस में होता है। फिर रेडिएशन, रेडिएशन के अंदर भी विथआउट फिजिकल कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। एडिशनली यहां पर ये भी कह सकते हैं कि नो मीडियम इज इन्वॉल्व, राइट। इसमें तो मोस्टली सॉलिड्स, और एक और पॉइंट चाहो तो ऐड कर दो कि
मीडियम इज प्रेजेंट, और इसके अंदर भी मीडियम इज प्रेजेंट। मतलब कोई ना कोई होना चाहिए जो एनर्जी को लेकर जाए। मोस्टली इन गैसेस, कन्वेक्शन लिक्विड्स में भी होता है, राइट। सॉलिड्स में होता है कंडक्शन, और बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड है तो उसमें भी कह सकते हो कि कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों हो रहा है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंडक्शन ही हो, कन्वेक्शन भी एट ए टाइम हो सकता है, रेडिएशन भी एट ए टाइम हो सकता है, तो तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। सो रेडिएशन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, इसमें कोई भी मीडियम इन्वॉल्व नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हीट फ्रॉम सन रीच अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन एग्जैक्टली होता क्या है? सो रेडिएशन एग्जैक्टली होता है, रेडिएशन हैपेंस in form of energy packets. This energy packets are called photons, कह दो या क्वांटा भी कहते हैं उसको। क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, उसका थोड़ा सा हिस्सा है अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर, राइट। तो क्लियर होना चाहिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये एक एग्जांपल है। एक बर्तन हीट सोर्स पे रखा हुआ है, तो यहां से हीट, अब ऐसा मान लो कि भाई बिल्कुल भी पंखा तो नहीं चल रहा है, राइट। सो हीट तुम्हारे हाथ को थोड़ी बहुत तो फील होगी, या तुम किचन में काम कर रहे हो तो तुम्हें फील होगी। इवन तो पंखा बंद है तब भी हीट फील हो रही है रेडिएशन की वजह से। ऐसा कह सकते हो कि कुछ पैकेट्स हीट एनर्जी के तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। डायरेक्टली हाथ बर्नर पे रख दोगे तो तुम्हें गर्म फील होगा कंडक्शन की वजह से, राइट। बर्तन में कुछ उबल रहा है, गर्म हो रहा है, उसके ऊपर हाथ रखोगे तुम्हें हीट फील हो रही है, क्योंकि यहां से मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर ऊपर जा रहे हैं और तुम्हारे हाथ को टच कर रहे हैं, तो तुम्हारे हाथ को हीट फील हो रही है। सो कोई भी एग्जांपल ले लो, कहीं पर कंडक्शन के थ्रू हीट एनर्जी जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मेटल का ये हिस्सा गर्म होगा, फिर थोड़ी देर के बाद में मेटल का ये हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। रीजन है कंडक्शन, राइट। और पानी है अंदर, वो गर्म हो रहा है, या कोई लिक्विड गर्म हो रहा है, तो वो कन्वेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके खुद ऊपर जा रहे हैं और ऊपर के लेस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं, तो उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन विथआउट नीड ऑफ एनी फिजिकल कांटेक्ट, विथआउट नीड ऑफ एनी मीडियम, पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एंड वी कॉल इट एज ए रेडिएशन। फिर दूसरे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के एग्जाम्पल्स भी है काफ़ी सारे, डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे एयर कंडीशनर है, वो कन्वेक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। एयर कंडीशनर क्या करता है, ऊपर की तरफ कहीं पर लगा हुआ होता है, गर्म हवा ऊपर से खींचता है, वो कूलिंग कॉइल्स पे हवा ठंडी होके, और वो ठंडी हवा ऑलरेडी लेस एनर्जी वाली होती है, भारी होती है, वो हवा ऑटोमेटिकली नीचे आती है, नीचे जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है। सो एक कन्वेक्शनल करंट, राइट। ऐसा कह सकते हो कि पार्टिकल्स का गोल गोल घूमना। हमारे आसपास भी जो हवाएं बहती है, राइट, वो किस वजह से बहती है? कन्वेक्शन की वजह से ही, कि सूरज के ताप की वजह से कोई कोई जगह ज़्यादा गर्म हो जाती है, वहाँ की हवा ऊपर उठती है, और दूसरी जगह से ठंडी हवा उस गर्म जगह पर आ जाती है। सो अगेन द सर्कुलेशन ऑफ द करंट इज सेट अप, वी कॉल इट एज ए कन्वेक्शनल करंट। फिर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज एग्जाम्पल्स है ये कंडक्ट कन्वेक्शनल करंट्स के, राइट। कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? डे टाइम के अंदर होती है सी ब्रीज। सो सी ब्रीज इज ड्यू टू कन्वेक्शन, convectional current during daytime
ये है सी ब्रीज के बारे में। दिन के टाइम में सी ब्रीज होती है। दिन के टाइम में क्या होता है, जमीन गर्म हो जाती है। जमीन गर्म हो जाने की वजह से उसके ऊपर की हवा या जमीन के साथ में कांटेक्ट में जो हवा है वो भी गर्म होकर ऊपर उठती है। अब यहाँ पर हो गया लो प्रेशर वाला रीजन। समुद्र जल्दी गर्म नहीं होता है क्योंकि पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो समुद्र के ऊपर की हवा ठंडी रहती है। यहाँ लो प्रेशर या ऐसा कह दो कि लेस प्रेशर या ऐसा कह दो कि वैक्यूम बनने की वजह से ठंडी हवा जमीन की तरफ बहती है। और यही रीज़न है कि दिन के वक्त, गर्मियों के सीजन में भी दिन के वक्त समुद्र किनारों पे बहुत ठंडी हवा चलती है। तो ये सी ब्रीज के बारे में। और ऐसा ही हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं लैंड ब्रीज के बारे में, जो कि रात के टाइम पे चलता है। तो क्या लिखेंगे उसके लिए हम, ये सी ब्रीज का था। अगेन लैंड ब्रीज का भी सेम ही है, वो भी कन्वेक्शनल करंट की वजह से ही है। कन्वेंशनल लिखो, कन्वेक्शनल लिखो, दोनों ही वर्ड्स राइट है। सो लैंड से लेकर समुंदर तक जो हवा जाती है रात के टाइम, उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। अब पूरे दिन में सूरज के चमकने की वजह से पानी अच्छा खासा गर्म हो जाता है, बट जैसे ही शाम ढलती है, रात होती है, तो ज़मीन ठंडी होने लगती है। मतलब ऐसा कह दो कि 8-9 बजे ज़मीन ठंडी हो जाती है, बट पानी ठंडा नहीं होता है। घर पर भी तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसा ये गर्मियों के सीज़न में रात को 11 बजे भी नल खोलेंगे तो ओवरहेड टंकी का पानी तुम्हें गर्म ही मिलेगा। तो पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए पानी के ऊपर वाली हवा भी पानी की वजह से गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है। अल्टीमेटली यहाँ पर लो प्रेशर वाला रीजन क्रिएट होता है और ज़मीन से ठंडी हवा समुंदर की तरफ बहती है। बदले में ये समुंदर की गर्म हवा ज़मीन पे आ जाती है। तो रात के टाइम पे समुंदर किनारों पे कह सकते हो ऐसा कि कंफर्टेबल फील नहीं होता है, काफ़ी गर्म फील होता है, क्योंकि लैंड ब्रीज चलती है जिसकी वजह से गर्म हवा समुंदर की ज़मीन तक आती है। सो ये है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। नेक्स्ट कन्वेक्शनल करंट का एक और एग्जाम्पल है, वो है ट्रेड विंड्स। क्या होती है ट्रेड विंड्स? ट्रेड विंड्स भी अगेन सूरज की गर्मी की वजह से ही होती है। सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा, सबसे तेज पड़ती है इक्वेटोरियल रीजन में, राइट। यहाँ पर डायरेक्शंस लिख दूं तो ये नॉर्थ
नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, राइट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है धरती। सो जैसे ही ये इक्वेटर पे सूरज की रोशनी पड़ती है, इक्वेटर के पास वाली हवा गर्म होके ऊपर उड़ जाती है। अब इक्वेटर की हवा गर्म होके ऊपर उड़ गई तो आसपास के रीजन की हवा इक्वेटर की तरफ बहने लगती है। हवाएं बहती है, एयर करंट्स, इसको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। अराउंड इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से हवाएं इक्वेटर की तरफ बहने लगती है। सो इट इज अ स्टडी सरफेस विंड ऑन द अर्थ blowing towards west near the equator. They are found between 30 degree latitude and the equator in the both the hemispheres. So trade winds again, सूरज की गर्मी इक्वेटर पे पड़ती है, इक्वेटर की हवा ऊपर उड़ती है और आसपास के 30 डिग्री लैटिट्यूड से हवा इक्वेटर की तरफ बहने लगती है और डायरेक्शन थोड़ा वेस्ट साइड होता है। मॉनसून्स भी जो आते हैं, राइट, बारिश होती है किसी भी जगह पर, हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं तो वो भी कन्वेक्शनल करंट की वजह से ही होती है। गर्मियों के सीजन में लैंड मास गर्म होता है, गर्म हवाएं ऊपर उठती है और समुद्र से नमी वाली हवा, समुद्र से जो भी हवा बहेगी उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा ही होगा। तो समुद्र से नमी नमी वाली हवा जमीन की तरफ बहने लगती है, राइट। ऊपर की गर्म हवा वापिस समुद्र की तरफ जाती है, इस बहाव में बादल बनते हैं और फाइनली बारिश होती है। So monsoon again the a result of convectional current. In summer, the triangular mass of the land of Indian subcontinent gets much hotter than the Indian Ocean. As a result of its convectional current of air are set up, in which the hot air from the land rises up and is moving towards the Indian Ocean. मतलब जमीन की हवा गर्म होकर ऊपर उठी, फिर समुद्र की तरफ जाती है और समुद्र की जो नमी वाली हवा है वो अर्थ की तरफ आती है या इंडिया की तरफ आती है। While the less hot air from the ocean move towards the land. These convectional currents bring in moisture and causes the monsoons. नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। खास करके हम सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स हमारे सिलेबस में है। सो सॉलिड्स में क्या होता है, ऐसा एज्यूम करो कि भाई सॉलिड का एक एंड तुमने हीट सोर्स पर रखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है तुमको, है ना, और दूसरा एंड तुमने हाथ पर पकड़ा हुआ है। एक एंड तुमने हीट सोर्स पर रखा हुआ है और दूसरा एंड तुमने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में तुमको हीट फील होगी हाथ पर। सो जो हीट फील हो रही है तुमको हाथ पर, उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। सो उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जो हीट या तुम्हारे हाथों को जो गर्मी फील होती है उसको हम कहते हैं कि कंडक्ट होकर आई हीट तुम्हारे हाथों पर, बट हीट का जो फ्लो है, राइट, किस स्पीड पे हीट गई, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगी, उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि भाई अगर मेटल है तो मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है। मेटल का एक रॉड बर्नर पे रखोगे, दूसरा एंड तुम्हारे हाथ में रखोगे तो तुमको हाथों में हीट बहुत जल्दी फील हो जाएगी। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल इज वेरी गुड। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में दो वर्ड्स है जो अच्छे से समझ में आने चाहिए। एक है वेरिएबल स्टेट और दूसरा वाला है
एक है वेरिएबल स्टेट और दूसरा वाला है स्टडी स्टेट। मतलब कि प्रोसेस जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे या तो मटेरियल के अंदर हो रहा है, या तो ऐसा कह दो कि जो हीट फ्लो होकर आ रही है ना, उससे रिलेटेड फिजिक्स। अब हीट तो फ्लो होकर आ रही है, वो हीट फ्लो को तुम डिफाइन कैसे करोगे, तो उसके लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले ये थियोरिटिकल समझ लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड इज लाइक एबिलिटी ऑफ द सॉलिड टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट। एक एंड को हीट पर रखोगे तो हीट फ्लो होने लगेगी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, और इस प्रोसेस में हर क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ हीट रिसीव करेगा उसके जस्ट बाजू वाले एरिया में से। मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ हीट रिसीव कर रहा है उसके बाजू वाले क्रॉस सेक्शनल से। कितनी ज़्यादा रिसीव कर रहा है या कम रिसीव कर रहा है, वो हम कैलकुलेशन से पता लगा सकते हैं। और वो कैलकुलेशन कैसे करना है, उसी के लिए हम ये थियोरी देख रहे हैं। A part of the heat received is raised is spent in raising the temperature, point number 1 to note. Another part of the heat is lost to the surroundings and the rest of the heat is conducted away to the next cross section। तो देखो तीन चीजें हो रही है। एक जो हीट एनर्जी है वो टेम्परेचर बढ़ा रही है रॉड का, पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी बाहर लॉस हो रहा है और पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी आगे की तरफ जा रही है ना। मैं भी जब बोल रहा हूं तो मेरी साउंड एनर्जी क्या पूरी की पूरी तुम तक पहुंच रही है? नहीं, जो भी साउंड एनर्जी एमिट हो रही है उसमें से कुछ एनर्जी तो हवा में ही डिसिपेटेड हो जा रही है, हवा का टेम्परेचर बढ़ा रही है। कुछ साउंड तुम तक पहुंच रहा है और कुछ साउंड जो मीडियम है उसी में खत्म हो जा रहा है। सो तीन चीज हो रही है जब हीट एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। एज द टेम्परेचर ऑफ द एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड ग्रोज ऑन इंक्रीजिंग, द रॉड इज सेड टू बी इन द वेरिएबल स्टेट। मतलब कि जब इनिशियली इसको मैंने हीट सोर्स पे रखा, गर्म हो रहा है वो, तो उस वक्त हर हिस्से का टेम्परेचर अलग अलग होगा। हाथ में पकड़ा हुआ हिस्सा, थोड़ा नजदीक जाओगे तो थोड़ा गर्म लगेगा, थोड़ा सा दूर जाओगे तो थोड़ा गर्म लगेगा, और थोड़ा दूर जाओ गर्म लगेगा, और ज्यादा गर्म और ज्यादा गर्म। सो ये स्टेट जहां पर डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं वेरिएबल स्टेट। और कुछ देर के बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तब मटेरियल का स्टेट हो गया स्टडी स्टेट। मतलब कि कहीं पे भी छूकर देखो हीट एक जैसी ही, मतलब टेम्परेचर एक जैसा ही लगेगा या गर्म एक जैसा ही लगेगा। बर्तन को बर्नर पे रखो, बर्तन को जब बर्नर के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम बर्नर को, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बर्तन जैसे ही हम बर्नर पे रखते हैं हम आराम से बर्तन को साइड्स में से पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल स्टेट में है, अभी हीट थ्रू आउट बटी नहीं है टेम्परेचर स्टडी स्टेट में, या बर्तन का स्टेट स्टडी हुआ नहीं है। सो सेम चीज है इधर, राइट। फिर थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं। सो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि लेट dq by dt be the rate at which heat flows from one point to other point, खास करके सॉलिड्स में ही। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज हीट करंट, राइट। यहाँ पर एक सोर्स टेम्परेचर T2 गर्म है, यहाँ से हीट यहाँ पर यहाँ जा रही है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं डेल्टा एक्स, डी से बेटर नोटेशन है डेल्टा एक्स। फिर इट इज फाउंड नहीं, ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, ये पता चला है कि भाई जो भी हीट करंट होगा dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? जो भी कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो हीट का फ्लो भी बहुत स्पीड में है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो हीट का फ्लो भी बहुत कम है।
फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि जो हीट करंट है इट्स ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, कितना दूर जाना है। मतलब रॉड का एक एंड इधर है, दूसरा एंड स्क्रीन के एंड पे है, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है और डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट उतने जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। अगर रॉड छोटा सा है, तुमने हाथ पे पकड़ा हुआ है, तो हीट तुरंत पहुंच गई, हीट करंट स्पीड में जाएगा। बट अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हीट को वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस ज्यादा है, हीट करंट कम है, दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो हीट करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। मतलब ये बहुत गर्म है, ये बहुत ठंडा है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हीट करंट बहुत ही स्पीड में होगा, मतलब हीट का ट्रांसफर बहुत ही स्पीड में होने लगे। अल्टीमेटली सब फैक्टर्स को कंबाइन कर दे तो हमको मिलेगा डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। डी क्यू बाई डी टी, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर देते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स लिखो, डी एक्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आया हीट करंट का एक्सप्रेशन। यहां पर ये जो के जो है इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, के इज कॉल्ड एज ए थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो थर्मल कंडक्टिविटी से जुड़ी हुई फिजिकल क्वांटिटी है के, थर्मल कंडक्टिविटी। कैसे डिफाइन करेंगे हम थर्मल कंडक्टिविटी को? सो डिफाइन करने के लिए जो फॉर्मूला है ना वही यूज करना है। कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला को? के इफ राइट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिटी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ले लो 1, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 है, यहां पर कैपिटल टी यूज करो, ये टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, स्मॉल टी टाइम डिनोट करता है। सो कैपिटल टी टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर, सो डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस भी यूनिटी है और दो एंड के बीच का डिस्टेंस भी यूनिटी है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1, डी टी भी 1, डेल्टा एक्स भी 1। सो इससे हमें मिला कि K इज नथिंग बट हीट करंट, डी क्यू बाई डी टी। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड इज डिफाइंड एज द हीट करंट in a conductor of unit area of cross section having unit temperature difference and having unit length। ऐसे भी लिखो या जैसा मैं इधर लिखा हुआ है वैसे भी लिखो। ये डी टी बाई डी एक्स को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, सो उसके टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स वी कॉल इट एज ए टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो ऐसे भी लिखो या जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हो कि द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए हीट करंट ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हैविंग यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? सो के का यूनिट बनाने के लिए हम के को सब्जेक्ट बना दे तो वो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, राइट, डेल्टा एक्स डेल्टा टी बाई ए। वैल्यूज डाल दो इसके अंदर। क्यू हीट एनर्जी है जूल्स में, टाइम सेकेंड्स में, एक्स मीटर्स में, टेम्परेचर केल्विन में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली के का यूनिट मुझे मिला
जूल पर सेकेंड केल्विन मीटर, ये मुझे ऐसा यूनिट मिला। और फिर इसमें से तुम डायमेंशन भी ढूंढ के निकाल सकते हो। डायमेंशन भी ढूंढना चाहो तो कैसे मिलेगा डायमेंशन? जूल्स यानी वर्क डन, वर्क डन यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी इनवर्स टू डिस्टेंस का एल, नीचे सेकेंड्स का टी, केल्विन का के और मीटर का एल। सो एक एल कैंसिल हो जाएगा। सो डायमेंशन मिला मुझे एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, ये डायमेंशन मिला। सो ये है कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कोई भी मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है कितना बुरा कंडक्टर है ना, उसके के की वैल्यू से हमको पता चल सकता है। सो इस टेबल में दिया हुआ है के की वैल्यूज, ये नॉन मेटल्स के लिए है और ये मेटल्स के लिए है। तो देखो सिल्वर की के कितना ज्यादा है। सो अगर के इज मोर मतलब थर्मल कंडक्टिविटी इज मोर एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी सही है कि अगर के की वैल्यू काफी कम है, जैसे कि देखो रॉक वूल, के की वैल्यू कितनी कम है, मतलब ये हीट को जाने ही नहीं देगा। तो जनरली इसीलिए हम रॉक वूल कह दो या एनिमल वूल कह दो, उसके गर्म कपड़े पहनते हैं ठंडियों के सीजन में, तो हीट हमसे बाहर तक जा नहीं पाती है। सो ये था थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक रिवाइज करो, पढ़ो। सी यू, बाय बाय।